नमस्कार। कार्ल सेगन ने एक बार कहा था, विलुप्ति ही नियम है, अस्तित्व अपवाद है। ये बात हमें याद दिलाती है कि समाज कितने नाजुक होते हैं, कैसे बाहरी असर और अंदरूनी तनाव उन्हें बदलते रहते हैं। आज हम एक ऐसे ही कह सकते हैं संवेदनशील मुद्दे पर बात कर रहे हैं जो हाल में ऑस्ट्रेलिया में सामने आया और इसका असर भारत के साथ उसके रिश्तों और वहां बसे भारतीय समुदाय पर भी पड़ रहा है। जी हाँ, ये ऑस्ट्रेलिया में भारतीय प्रवासियों को लेकर जो एक नस्लीय बहस छिड़ी है, हम उसी की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। और ये चर्चा आज की हमारी पूरी बातचीत ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन यानी ORF में छपे एक लेख पर आधारित है। लेख का शीर्षक है ऑस्ट्रेलिया में भारतीय प्रवासन पर नस्लीय बहस। हाँ, वो लेख काफी गहराई से इस मुद्दे को देखता है। तो आज हम इसी लेख के जरिए इस पूरे मामले की तह तक जाने की कोशिश करेंगे, समझेंगे कि ये शुरू कैसे हुआ, इसका इतिहास क्या कहता है, भारतीय समुदाय और सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही और ऑस्ट्रेलिया भारत रिश्तों पर इसका क्या असर हो सकता है। सही, तो चलिए शुरू करते हैं। ये चिंगारी भड़की कैसे? हाँ, शुरुआत हुई जैसा कि लेख बताता है, संघीय विपक्षी लिबरल पार्टी की एक सांसद हैं जैसिंटा नैम्पिजिनपा प्राइस, वो शैडो मंत्री भी थीं। जी। उन्होंने एक बयान दे दिया, दावा ये किया कि जो अभी सरकार में है लेबर पार्टी, वो अपना वोट बैंक बनाने के लिए जानबूझकर भारतीय प्रवासियों को तरजीह दे रही है। और ये बयान ऐसे समय में आया जब ऑस्ट्रेलिया में कुछ श्वेत राष्ट्रवादी या कह लीजिए नवनाजी किस्म के ग्रुप्स भारत विरोधी रैलियां कर रहे थे। हाँ, बिल्कुल। उनका निशाना सीधे तौर पर भारतीय प्रवासी थे। तो ये टाइमिंग ये अपने आप में काफी कुछ कहती है ना? बिल्कुल कहती है। ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये एक माहौल में दिया गया बयान था और इसका नतीजा भी फौरन देखने को मिला राजनीतिक तौर पर। क्या हुआ था? जब प्राइस ने माफी मांगने से इनकार कर दिया, वो अड़ी रहीं कि उन्हें बड़े पैमाने पर प्रवासन पर बोलने से कोई रोक नहीं सकता, तो उनकी अपनी ही पार्टी की नेता सुसान ले, जो विपक्षी नेता हैं, उन्होंने उन्हें शैडो मंत्री के पद से हटा दिया। ये एक बड़ा कदम था पार्टी के अंदर। हाँ। और सूजन ले ने सिर्फ हटाया ही नहीं बल्कि माफी भी मांगी। हाँ। भारतीय ऑस्ट्रेलियाई समुदाय से और उन सब से जिन्हें प्राइस की बातों से ठेस पहुंची हो। एक तरह से डैमेज कंट्रोल। हाँ, बिल्कुल डैमेज कंट्रोल तो था ही, लेकिन बाद में प्राइस ने ये जरूर कहा कि शायद उनका तरीका अनाड़ी था अपनी बात रखने का। अच्छा, तरीका अनाड़ी था, लेकिन बात वही रही। हाँ, मूल बात से वो पीछे नहीं हटी। तो ये सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ राजनीतिक मजबूरी थी ले की तरफ से, या पार्टी के अंदर भी इस मुद्दे पर कोई चिंता है? ये दिलचस्प सवाल है। देखिए, राजनीतिक तौर पर तो ये साफ तौर पर डैमेज कंट्रोल था। लिबरल पार्टी भारतीय समुदाय जैसे अहम प्रवासी वोट बैंक को नाराज नहीं करना चाहेगी। लेकिन ये भी दिखाता है कि शायद मुख्य धारा की राजनीति में, कम से कम पब्लिक में, ऐसी भाषा की स्वीकार्यता कम हो रही है। पर प्राइस का अड़े रहना ये भी बताता है कि पार्टी के बेस में या कहीं न कहीं प्रवासन को लेकर चिंताएं तो हैं। और ये बहस सिर्फ नेताओं तक नहीं रुकी, फॉरेन पब्लिक में आ गए। ABC, जो वहां का सरकारी ब्रॉडकास्टर है, उसके एक पत्रकार ने तो इसे साफ साफ भेदभावपूर्ण और नस्लवादी कहा। जी। लेकिन कुछ और लोग इसे राजनीतिक नासमझी बता रहे थे, नस्लवादी कहने से बच रहे थे। यहीं पर वो डॉग विसल वाली बात आई जिसका जिक्र पवन लुथरा ने किया। हाँ, पवन लुथरा, जो इंडिया लिंक मीडिया ग्रुप के CEO हैं, भारतीय समुदाय में काफी जाने माने हैं। उन्होंने प्राइस की बातों को खतरनाक बताया, कहा कि ये सामाजिक एकता के लिए खतरा पैदा करने वाले डॉग विसल हैं। ये डॉग विसल क्या होता है असल में, जरा समझाएंगे? हाँ, ये देखिए, राजनीति में ये शब्द काफी इस्तेमाल होता है। इसका मतलब है ऐसी भाषा या इशारे इस्तेमाल करना जो ऊपर से तो शायद नॉर्मल लगें, अच्छा, लेकिन उनका एक छिपा हुआ नकारात्मक संदेश होता है किसी खास ग्रुप के लिए, इस केस में शायद प्रवासियों या खास तौर पर भारतीयों के लिए। और ये संदेश वही लोग समझते हैं जो पहले से वो पूर्वाग्रह रखते हैं। तो ये खतरनाक है क्योंकि ये सीधे तौर पर नफरत फैलाए बिना भी विभाजन पैदा कर सकता है। बिल्कुल, इसीलिए लुथरा जैसे लोगों ने इसकी कड़ी निंदा की, और लुथरा तो उन भारत विरोधी रैलियों के खिलाफ भी बोल रहे थे। तो इस बार भारतीय समुदाय की प्रतिक्रिया काफी मुखर रही। हाँ, और ये एक अहम बात है। ये दिखाता है कि भारतीय समुदाय अब पहले से ज्यादा एक्टिव है, कॉन्फिडेंट है, वो अपनी बात खुद रख सकता है, मीडिया तक पहुंचा सकता है। और सरकारी स्तर पर भारत की क्या प्रतिक्रिया थी? सरकारी स्तर पर भी प्रतिक्रिया हुई। ऑस्ट्रेलिया में जो भारतीय हाई कमीशन और कॉन्सुलेट्स हैं, उन्होंने उन प्रदर्शनों की निंदा की जिनमें भारतीयों को निशाना बनाया जा रहा था।
और भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया की दोनों बड़ी पार्टियों के सीनियर नेताओं ने ऑस्ट्रेलिया की मल्टीकल्चरल पहचान का समर्थन किया है और भारतीय समुदाय के योगदान को भी सराहा है। तो एक तरह से नपी-तुली कूटनीतिक प्रतिक्रिया। हाँ बिल्कुल, मतलब चिंता भी जताई लेकिन रिश्तों के संतुलन को भी ध्यान में रखा। ये दिखाता है कि देश कैसे अपने डायस्पोरा के हितों और द्विपक्षीय संबंधों को बैलेंस करते हैं। यूपीएससी के नजरिए से ये डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग एक्ट समझने लायक है। अच्छा, अब जरा पीछे चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में प्रवासन और नस्ल को लेकर विवाद, ये कोई नई बात तो है नहीं, इसका एक लंबा इतिहास रहा है। बिल्कुल नहीं, यहाँ का इतिहास समझे बिना आज की बहस को समझना मुश्किल है। ऑस्ट्रेलिया की तो शुरुआत ही श्वेत ऑस्ट्रेलिया नीति यानी व्हाइट ऑस्ट्रेलिया पॉलिसी से हुई थी। हाँ, वो नीति जो करीब 70 साल तक चली। जी, और जिसका मकसद ही था गैर यूरोपीय, खासकर एशियाई लोगों को ऑस्ट्रेलिया आने से रोकना। ये पूरी तरह नस्ली भेदभाव पर आधारित थी। लेकिन फिर 1960s और 70s में चीजें बदलीं। अंतर्राष्ट्रीय दबाव, देश के अंदर से मांग उठी। हाँ, और धीरे धीरे ये भेदभाव वाला ढांचा हटा। 1973 तक आते आते तो व्हाइट ऑस्ट्रेलिया पॉलिसी पूरी तरह खत्म हो गई और ऑस्ट्रेलिया ने ऑफिशियली मल्टीकल्चरलिज्म यानी बहुसंस्कृतिवाद को अपना लिया। और इसी ने फिर दरवाजे खोले अलग अलग देशों के लोगों के लिए। हाँ, शुरुआत में तो एशिया से जो लोग आए वो ज्यादातर स्किल्ड प्रोफेशनल्स थे, संख्या कम थी। लेकिन एक बड़ा मोड़ आया वियतनाम युद्ध के बाद। वो बोट पीपल वाला वाकया। हाँ, जब हजारों वियतनामी शरणार्थी नावों से ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, उसने ऑस्ट्रेलिया के समाज को, उसकी सोच को काफी बदला। और उसके बाद तो ब्रिटेन, अफ्रीका, फिजी से भी लोग आए। फिजी से खासकर 1987 के तख्ता पलट के बाद काफी भारतीय मूल के लोग ऑस्ट्रेलिया गए। जी हाँ, और दुनिया के कई और हिस्सों से। इसी से आज का जो मल्टीकल्चरल ऑस्ट्रेलिया है वो बना है। लेकिन फिर 90s के दशक में जब ऑस्ट्रेलिया का एशिया के साथ जुड़ाव बढ़ा तो एशियाई प्रवासन भी तेजी से बढ़ा और तभी वो पॉलिन हैंसन वाली घटना हुई। बिल्कुल, 1996 में पॉलिन हैंसन एक नई सांसद थीं। उन्होंने अपने पहले ही भाषण में जैसे धमाका कर दिया। हाँ, वो भाषण तो बहुत विवादित हुआ था। उन्होंने कहा था कि ऑस्ट्रेलिया एशियाई लोगों से भर जाएगा और मांग की कि प्रवासन बंद करो, मल्टीकल्चरलिज्म खत्म करो। आरोप लगाया कि एशियाई अपनी संस्कृति लाते हैं, अलग बस्तियों में रहते हैं, घुलते मिलते नहीं। और उन्होंने भी माफी नहीं मांगी थी, है ना? नहीं मांगी। और दिलचस्प बात देखिए, जब वो 2016 में दोबारा संसद में आई तो उन्होंने फिर वैसी ही बातें की, लेकिन इस बार निशाना बदल गया था। अच्छा, इस बार निशाना एशियाई नहीं बल्कि मुसलमान थे कि अब ऑस्ट्रेलिया मुसलमानों से भर जाने के खतरे में है। तो ये पैटर्न देखिए कैसे निशाना बदलता रहता है। ये पैटर्न वाकई सोचने वाला है। तो ये पहचान, प्रवासन, मल्टीकल्चरलिज्म की बहस पुरानी है, लेकिन ओआरएफ का लेख कहता है कि इस बार जो नया है वो ये कि पहली बार भारतीय प्रवासियों को इतने सीधे तौर पर बहस के सेंटर में लाया गया है। बिल्कुल, ये एक अहम मोड़ है। ऐसा क्यों हुआ होगा? क्या वजह लगती है? इसकी एक बड़ी वजह तो शायद साफ है, भारतीय प्रवासियों की बढ़ती संख्या और उनकी बढ़ती विजिबिलिटी। हाँ। आंकड़े खुद ये कहानी कहते हैं। हाँ, आंकड़े तो मतलब चौंकाने वाले हैं। पिछले 10 साल में 2013 से 2023 के बीच ऑस्ट्रेलिया में भारत में जन्मे लोगों की संख्या डबल से भी ज्यादा हो गई। सोचिए, 2013 में करीब 3.25 लाख थे और 2023 में 8.5 लाख से ज्यादा। और अभी हाल के 2 सालों में ही 2022-24 में करीब 10 लाख भारतीय ऑस्ट्रेलिया पहुंचे हैं। हालांकि उनमें से आधे टूरिस्ट वीजा पर थे। हाँ, लेकिन बाकी आधे छात्र, स्किल्ड वर्कर या दूसरी टेम्पररी कैटेगरीज में थे। और जाहिर है इनमें से कई लोग आगे चलकर परमानेंट रेजिडेंसी और नागरिकता के लिए अप्लाई करेंगे। तो मतलब अब भारतीय समुदाय वहां दूसरा सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है ब्रिटेन के बाद। हाँ, पिछले 4 साल से लगातार यही स्थिति है। और जो कंपनियों के स्पॉन्सर्ड वीजा होते हैं, एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड, उनमें भी भारतीय टॉप पर रहे हैं। स्टूडेंट्स में भी या तो नंबर 1 या नंबर 2 पर रहते हैं। और ये बढ़ती संख्या अब जमीन पर दिखती भी है। मतलब दुकानों में, रेस्टोरेंट्स में, आईटी सेक्टर में, अस्पतालों में, हर जगह भारतीय चेहरे, भारतीय बिजनेस नजर आते हैं। बिल्कुल, शहरों में मंदिर, गुरुद्वारे, योग सेंटर, कल्चरल इवेंट्स, इंडियन ग्रोसरी स्टोर्स, रेस्टोरेंट्स, ये सब बहुत तेजी से बढ़े हैं। सिडनी का हैरिस पार्क जैसा एरिया तो लिटिल इंडिया जैसा हो गया है। तो ये बढ़ती विजिबिलिटी एक तरह से सफलता की कहानी भी है भारतीय समुदाय की। निश्चित रूप से ये ऑस्ट्रेलिया के वर्कफोर्स में, इकोनॉमी में, उसकी कल्चरल डाइवर्सिटी में बहुत बड़ा और पॉजिटिव योगदान है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जैसा आपने कहा, सिक्के का दूसरा पहलू भी है।
हाँ, वो पहलू जो प्राइस के बयान या उन भारत विरोधी रैलियों में झलकता है। जब कोई कम्युनिटी इतनी बड़ी और इतनी विजिबल हो जाती है, तो वो कभी-कभी समाज में जो पहले से मौजूद चिंताएं हैं या पूर्वाग्रह हैं, उनका निशाना भी बन सकती है। कुछ लोगों को लग सकता है कि ये लोग बहुत ज्यादा हो रहे हैं या हमारी पहचान बदल रही है। ये एक जटिल सामाजिक प्रक्रिया है। तो क्या ये माने जाए कि इतनी तेजी से बढ़ती संख्या अनिवार्य रूप से इस तरह के सामाजिक तनाव को जन्म देती है, खासकर मल्टीकल्चरल समाजों में? अनिवार्य तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ, ये जोखिम जरूर पैदा करती है। बहुत कुछ इस पर निर्भर करता है कि समाज और सरकारें इस बदलाव को मैनेज कैसे करते हैं। क्या नीतियां समावेशी हैं? क्या लोगों के बीच संवाद बढ़ाने की कोशिश हो रही है? अगर समाज में पहले से आर्थिक असुरक्षा है या पहचान को लेकर कोई इनसिक्योरिटी है। तो प्रवासन एक आसान निशाना बन जाता है। बिल्कुल। तो सिर्फ आंकड़ों का बढ़ना ही सब कुछ नहीं है, बल्कि उसे किस माहौल में, किस संदर्भ में देखा जा रहा है, ये ज्यादा अहम है। आपने कहा था कि करीब 10 साल पहले भी भारतीय छात्रों पर हमले हुए थे, जी जब रिश्ते सुधर रहे थे। हाँ, वो एक मुश्किल दौर था। तब कुछ हमले हुए थे जिनमें नस्ली एंगल भी था। भारतीय मीडिया में काफी हंगामा हुआ था और तब भारत के विदेश मंत्री एसएम कृष्णा को ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ा था। अच्छा, तब विदेश मंत्री को जाना पड़ा था। हाँ, उस दौरे से माहौल शांत करने और रिश्ते सुधारने में मदद मिली थी। लेकिन इस बार, जैसा आपने पहले बताया, हम्म, भारत सरकार की तरफ से रिएक्शन काफी कंट्रोल्ड रहा, हम्म, ज्यादा राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं दिखा। हम्म। तो इसका क्या मतलब निकालें? क्या भारत अब इसे कम सीरियसली ले रहा है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कम सीरियसली ले रहा है, बल्कि ये शायद दो तीन चीजें दिखाता है। एक तो ये कि भारत ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते अब काफी मैच्योर हो गए हैं। मैच्योर किस मायने में? इस मायने में कि अब ये रिश्ते सिर्फ डायस्पोरा के मुद्दों पर ही नहीं टिके। अब इकोनॉमी है, डिप्लोमेसी है, सबसे बढ़कर सिक्योरिटी, डिफेंस। चीन के फैक्टर को देखते हुए दोनों देशों के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बहुत गहरी हुई है। अच्छा, तो रिश्ते अब ज्यादा मजबूत और बहुआयामी हैं। हाँ, और दूसरी बात, ये भारतीय डायस्पोरा की अपनी ताकत और एजेंसी को भी दिखाता है। जैसा हमने कहा, अब डायस्पोरा खुद ऑस्ट्रेलिया में अपनी आवाज उठाने में, लॉबिंग करने में, मीडिया का ध्यान खींचने में ज्यादा सक्षम है। उन्हें शायद हर बात के लिए दिल्ली की तरफ देखने की जरूरत उतनी नहीं पड़ती। ये एक दिलचस्प पॉइंट है कि डायस्पोरा खुद अब एक एक्टर बन गया है। लेकिन इन मजबूत रिश्तों और शक्तिशाली डायस्पोरा के बावजूद ऑस्ट्रेलिया में आम लोगों के बीच भारत को लेकर समझ, उसमें अभी भी कमी लगती है। वो डीएफएट का सर्वे कुछ यही कह रहा था। हाँ, वो सर्वे कुछ जरूरी सवाल खड़े करता है। जैसे सिर्फ 12% ऑस्ट्रेलियाई कभी भारत गए हैं और सिर्फ 7% मानते हैं कि भारत ऑस्ट्रेलिया का सबसे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक पार्टनर है। ज्यादातर चीन को मानते हैं। और सबसे चिंताजनक शायद ये कि लगभग 60% ऑस्ट्रेलियाई मानते हैं कि इन्हें भारतीय संस्कृति की समझ खराब या बहुत खराब है। जी, और उसी सर्वे में ये भी आया कि भारतीय ऑस्ट्रेलियाई लोगों में नस्लीय भेदभाव को लेकर चिंता बाकी ऑस्ट्रेलियाई लोगों से ज्यादा है। तो एक तरफ सरकारें करीब आ रही हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बन रहे हैं, लेकिन जमीन पर लोगों के बीच समझ और अनुभव में एक गैप है। हाँ, एक फासला है। इस फासले को कैसे भरा जाए, और अगर ये बना रहता है तो उसका जोखिम क्या है? ये मुश्किल सवाल है। इसे भरने के लिए लगातार कोशिशें चाहिए। एजुकेशन के जरिए, कल्चरल एक्सचेंज बढ़ाकर, मीडिया में भारत की सही तस्वीर पेश करके, टूरिज्म बढ़ाकर बहुत कुछ करना होगा। जोखिम यह है कि अगर लोगों के लेवल पर जुड़ाव कमजोर रहता है तो ऊपर के रिश्ते कितने भी मजबूत हों, उनमें एक खोखलापन रह सकता है। और भविष्य में जब फिर कभी प्राइस जैसी घटनाएं हों तो उन्हें संभालना ज्यादा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि जमीनी स्तर पर वो समाज या सपोर्ट नहीं होगा। ये सॉफ्ट पावर और पीपल टू पीपल कनेक्ट की अहमियत बताता है। हाँ, ये यूपीएससी के लिए भी जरूरी है समझना। अच्छा, तो अब आगे क्या ये मान लें कि ऑस्ट्रेलिया जैसे खुले समाज में नस्ल और प्रवासन पर ऐसी बहसें होती रहेंगी? इसकी संभावना तो है। जहां फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वहां अलग अलग, कभी कभी असहज करने वाले विचार भी सामने आएंगे, खासकर जब समाज बदल रहा हो। लेकिन अच्छी बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया के पास इससे निपटने के लिए मजबूत संस्थाएं हैं, पॉलिसीज हैं, एक मल्टीकल्चरल ढांचा है। हाँ, जैसा हमने देखा, राजनीतिक स्तर पर इन टिप्पणियों को खारिज किया गया जी, और प्रवासी समुदायों की आवाज सुनी गई। तो सिस्टम ने, कह सकते हैं, इस झटके को अब्जॉर्ब कर लिया। लेकिन लिबरल पार्टी के लिए शायद ये एक सबक है। इसका असर उनकी अंदरूनी राजनीति पर पड़ सकता है। बिल्कुल पड़ सकता है। उन्हें सोचना होगा कि प्रवासन और विविधता पर
कैसे संतुलन साधना है। लेकिन जहां तक भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों की बात है, हाँ, इस ताज़ी विवाद से कुछ दरारें जरूर दिखी हैं, खासकर भारतीय समुदाय को टारगेट करने से। लेकिन उम्मीद यही है कि रिश्तों की जो गहरी बुनियाद हाल के सालों में बनी है, वो इस झटके को झेल लेगी और रिश्ते आगे बढ़ते रहेंगे। तो कुल मिलाकर ये जेसिंटा प्राइस की टिप्पणी एक चिंगारी जरूर थी, लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया के अपने इतिहास, वहां भारतीय समुदाय की बढ़ती मौजूदगी और बदलते द्विपक्षीय रिश्तों के बड़े कैनवस पर ही समझी जा सकती है। हाँ, और इस पर जो रिएक्शन आया उसने रिश्तों की मजबूती और डायस्पोरा की एजेंसी को भी दिखाया है, लेकिन साथ ही उन गैप्स को भी हाईलाइट किया जिन पे काम करने की जरूरत है। मल्टीकल्चरलिज्म और इंटीग्रेशन की पॉलिसीज कितनी जरूरी हैं, ये भी फिर से साफ हुआ है। तो इस चर्चा को खत्म करते हुए अपने श्रोताओं के लिए, खासकर जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक रिश्ते तो मजबूत हो रहे हैं। ऐसे में दोनों देश जमीनी स्तर पर जो प्रवासन से जुड़ी धारणाएं हैं या जो तनाव के पॉइंट्स बन सकते हैं, उन्हें एक्टिवली कैसे एड्रेस कर सकते हैं ताकि रिश्तों की पूरी क्षमता का इस्तेमाल हो सके और भविष्य में ऐसे विवाद कम हों। ये वाकई एक अहम सवाल है जिस पर दोनों देशों को, सरकारों को और सिविल सोसाइटी को मिलकर सोचना होगा। तो ये थी हमारी आज की बातचीत ऑस्ट्रेलिया में भारतीय प्रवासन से जुड़े हालिया विवाद पर ओआरएफ के लेख के संदर्भ में। उम्मीद है आपको ये जानकारी पूर्ण लगी होगी। अगर हाँ, तो इसे जरूर लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके कोई सवाल या विचार हो तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें, हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।